आज फिर से मुझे देखने वाले आ रहे थे। मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ उभर रहा था कि आज भी हमेशा की तरह मुझे मायूसी का सामना करना पड़ेगा। मगर मैं नहीं जानती थी कि आने वाला रिश्ता मेरे लिए क्या सौगात लाएगा। मम्मी ने मुझे एक हल्के रंग का सूट दिया और ये बोल दिया कि तुम्हें उनके सामने कोई भी बात नहीं कहनी, बस चाय टेबल पर रखनी है और खामोशी से वहीं पर बैठ जाना है। फिर मम्मी दुआएं करने लगी कि इस बार तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाए। भगवान ने मुझे बहुत खूबसूरत शक्ल सूरत दी थी, मगर हमारी गरीबी को देखते हुए रिश्ते वाले साफ इनकार कर देते। लोग चाय पीकर इनकार करके चले जाते। मैं काफ़ी मायूस हो गई थी क्योंकि मेरा कहीं भी कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा था। मगर मम्मी ने इस बार मुझे काफ़ी यकीन दिलाया था कि इस दफ़ा तो तुम्हारा रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि मम्मी के इस पुख्ता यकीन के पीछे कौन सा राज छुपा है। इस बार रिश्ते वाली आंटी ने मेरी गैर मौजूदगी में मम्मी को सारी डिटेल्स बताई थी कि रिश्ता कैसा है। मम्मी ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। आज मम्मी के चेहरे पर वो परेशानी नहीं दिखाई दे रही थी जो हमेशा आने वाले रिश्तों के वक्त में होती थी। इसका मतलब था कि मम्मी को इस दफ़ा पूरा यकीन था कि मेरा रिश्ता होकर ही रहेगा। मम्मी ने मुझे बस इतना ही बताया था कि जहाँ भी तेरा रिश्ता हो रहा है वो लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं। उनका अपना बंगला है, गाड़ी है, घर में नौकर चाकर हैं। तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, वहाँ जाकर ऐश करोगी। मैं मम्मी के आगे कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। मैंने हमेशा माँ को हर चीज़ के लिए अपना मन मारते हुए देखा था, इसीलिए मैं मम्मी की कोई बात नहीं टालती थी, हमेशा मम्मी का कहना मानती। वैसे तो मैं अपने कॉलेज की एक दोस्त जिसका नाम किरण था, उसके भाई नमन को बहुत पसंद करती थी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत था। वो हमसे थोड़े ऊंचे घराने से भी था। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे। मगर बाद में मुझे पता चला कि नमन के माँ बाप ने उसकी शादी अमीर घराने में तय कर दी है। फिर मैंने अपने कदम वहीं पर रोक लिए। आज जब मम्मी ने मुझे तैयार होकर इस रिश्ते के लिए बाहर आने को कहा तो मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि मेरे दिल में अभी भी कहीं न कहीं नमन का ही प्यार था। इसीलिए शायद मेरे कदम मेरा साथ नहीं दे रहे थे। शाम के वक्त मेरा रिश्ता देखने वाले आ गए थे। वो सब लोग बाहर बैठे थे। जब मेरी बहन खुशी मेरे पास आई तो उसका चेहरा बिल्कुल लटका हुआ था। मैं उसे देखकर थोड़ी परेशान सी हुई। फिर उसे कहने लगी कि क्या बात है, तू खामोश क्यों है? लड़का दिखने में कैसा है? वह कहने लगी कि दीदी, मम्मी ने आपको इस रिश्ते के बारे में बताया था। मैंने कहा नहीं तो। वो कहने लगी अच्छा, आप चाय लेकर जाएंगी तो खुद ही देख लेंगी। अब मेरे दिल में जिज्ञासा पैदा हो गई। मैंने फौरन चाय का ट्रे उठाया और बाहर चली आई। जब मेरी पहली नज़र उस लड़के पर पड़ी तो मेरे कदम लड़खड़ाने लगे, क्योंकि वो एक 50 साल के लगभग का आदमी था। मैं अपने आप पर काबू पाने लगी और आहिस्ता से चलती हुई वो चाय की ट्रे उनके सामने रखी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, क्योंकि रिश्ता देखने तो बस दो ही लोग आए थे। एक यह 55 साल का आदमी और दूसरा उनके साथ उनसे भी बड़ी उम्र की एक औरत थी। मम्मी ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं उनके सामने कुर्सी पर बैठ गई। वह आदमी मुझे देखते ही अपने चेहरे पर मुस्कुराहटें सजाने लगा। उनके चेहरे का अंदाज मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा था। मेरा दिल अब भी यह बात मानने को तैयार नहीं था कि मेरा रिश्ता उस आदमी के साथ तय होने जा रहा है। कहाँ मैं 22 साल की जवान लड़की और कहाँ यह 55 साल का आदमी। मगर अभी तक इन सारे सवालों के जवाब मैं खुद ही खुद को देती जा रही थी। मम्मी ने बताया, बेटा ये नरेंद्र साहब हैं, इनसे ही तुम्हारा रिश्ता तय हो रहा है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं दिन रात रोती, आंसू अब सूखने लगे थे। मैंने अपनी शादी के लिए अपने दिल को मना लिया था और अब यही सोचा था कि यहाँ से मेरी डोली नहीं बल्कि अर्थी ही उठेगी। मेरी बर्बादी का वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरी शादी थी। मेरा होने वाला पति अपनी बूढ़ी माँ और कुछ लोगों के साथ आया और सादगी के साथ हमारी शादी हो गई।
मैं ब्याह कर अपने घर चली आई। मेरे विदाई पर मेरी मम्मी बेहद खुश थी, क्योंकि उनके सर से अब एक बोझ उतर चुका था। मैं विदा होकर अपने पति के साथ उसके घर चली गई। मेरे पति का घर सच में बहुत ही खूबसूरत था। मेरे वहाँ पहुँचते ही नौकरों ने गुलाब के फूलों से मेरा स्वागत किया, और जब तक मैं कमरे में ना गई तब तक वो मुझ पर फूल बरसाते ही रहे। मेरी बूढ़ी सास मेरी शादी से बेइंतहा खुश थी। मुझे मेरे कमरे में भिजवा दिया गया। वहाँ मैं अपने बेड पर बैठी रही। कुछ ही देर में मेरा पति कमरे में आया। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद करके मेरे साथ बैठकर कुछ बातें करनी चाहिए, पर मैंने उसकी बात सुनने से पहले ही उसको बोल दिया कि हम दोनों का रिश्ता एक मजबूरी की वजह से हुआ है। मेरी माँ को मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। मैं आपसे शादी तो कर चुकी हूँ, पर आपसे कोई संबंध नहीं बना सकती। मैं आपसे इस बात के लिए माफ़ी चाहती हूँ, और ना ही आप मुझसे कोई उम्मीद रखिएगा। वो चुपचाप मेरी बात सुनकर सोफे पर जाकर सो गया, और वहीं बेड पर मैं सारी रात अपनी किस्मत को रोती रही। जैसे ही सुबह हुई तो मेरी सास कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी। मेरा पति सोफे से उठ खड़ा हुआ और अपना तकिया पहले बेड पर मेरे तकिए के साथ रखा, और फिर जाकर दरवाज़ा खोला। मेरी सास कमरे में आई और कहने लगी कि आप दोनों को अपनी शादी का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी सास मेरे साथ ही मेरे बेड पर बैठ गई। उसने मुझे कहा कि बेटी, मेरे बेटे की पहली बीवी मर चुकी थी, इसीलिए मैंने अब तुमको अपनी बहू बनाया है। इस सारे घर की अब तुम ही अकेली मालकिन हो। मैं तुम्हें इस घर की रानी बनाकर रखूँगी। तुम मेरे बेटे को खुश रखोगी तो तुम्हें इस घर में कोई भी दुख नहीं मिलेगा। मेरी एक ही औलाद है। हमारे पास दौलत की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ प्यार और मोहब्बत की। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तुम मेरी उम्मीदों पर खरा उतरना और जल्द से जल्द मुझे एक पोता पोती दे देना। मैं अपने पोता पोती को देखकर ही मरना चाहती हूँ। मेरी सास ने ऐसा कहकर अलमारी से एक खूबसूरत सा जोड़ा निकालकर मेरे सामने रखा और कहने लगी कि ये पहनकर तैयार होकर बाहर आ जाओ। हमारे ख़ानदान की कुछ औरतें तुम्हारी मुँह दिखाई की रस्म के लिए हमारे घर पर आ रही हैं। थोड़ी देर बाद कुछ औरतें आईं। मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगी। मेरे पति ने मुझसे अकेले में कहा कि मुझे अपनी माँ की खुशी से ज़्यादा अजीज कुछ भी नहीं है। बस आप मेरी माँ को खुश करने के लिए ही सही मेरे साथ नॉर्मल रवैया रखिएगा। इसके अलावा मैं आपकी हर बात मान लूँगा। मेरा पति दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। जैसा मैं चाहती थी वो वैसा ही रहता था। उसने कभी भी मुझ पर अपनी कोई मर्जी नहीं डाली थी। वो हमेशा मेरी मर्जी के मुताबिक ही रहता था। इस घर में मैं वाकई एक रानी की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरी शादी को तकरीबन 1 साल पूरा हो गया था। मेरी सास को तो सिर्फ ये फिक्र रहती थी कि कब मैं उनको खुशखबरी सुनाऊंगी। मेरी सास ने शहर की हर अच्छी लेडी डॉक्टर के पास मुझे भेजा था कि उनके इलाज से मैं माँ बन जाऊं, पर मैं माँ तब बनती ना जब मेरे पति के साथ मेरा कोई संबंध होता। मैं हमेशा से यही कहती थी कि मैं डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ खा रही हूँ। आप बस प्रार्थना करें, भगवान भला करेंगे। इस बार तो मेरी सास ने अपने गांव की एक मशहूर दाई को घर बुलाया हुआ था, जो काफ़ी औरतों का इलाज कर चुकी थी, तो वो पेट से हो जाती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी औरत को उनके इलाज से बच्चा ना हुआ हो। मेरी सास ने उस औरत से कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनवाई हुई थी और मुझे दवाइयाँ खाने के लिए कह दिया। मैंने उनको कहा कि मैं दवाइयाँ खा लूँगी, आप परेशान ना हो। पर मेरी सास कहती थी कि नहीं, ये दवाइयाँ तुम्हें मेरे सामने ही खानी पड़ेंगी। मैं अपने हाथों से तुम्हें दवाइयाँ खिलाऊंगी। मुझे लगता है कि तुम दवाइयाँ खाने में कोई लापरवाही करती हो, इसीलिए कोई भी दवाई तुम पर असर नहीं करती। सास मुझसे इस बात पर काफ़ी बहस कर रही थी। यह सारी बात मेरा पति बैठा देख रहा था। उसी दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं अपनी माँ को और ज़्यादा धोखा नहीं दे सकता। वो इसी उम्मीद में ज़िंदगी गुजार रही हैं कि आज नहीं तो कल उनको खुशखबरी मिल जाएगी। आपको मेरे साथ रहने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है तो अब मैं आपको नहीं रोकूंगा। और रही बात मेरी माँ की, तो उनका दिल कुछ ही दिन दुखेगा। मैं खुद उनको समझाऊंगा।
पर मैं यहाँ से कैसे जा सकती थी? मैं अगर यहाँ से जाती तो मैं अपने माँ बाप को क्या जवाब देती कि मैं अपने पति का घर क्यों छोड़कर चली आई हूँ। इस बात का जिम्मा भी मेरे पति ने खुद ही अपने सर ले लिया और मुझे कहा कि तुम मेरी एक शर्ट लेकर जाओ, वो पहनकर तुम रोज रात को सो जाना, मैं तलाक तुम्हें दे दूंगा और तुम मुझसे आज़ाद हो जाओगी। मैं दिल ही दिल में इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश थी, पर ना जाने क्यों अपनी सास और अपने पति की उदासी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। फिर भी मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहती थी। मैंने अपना सामान पैक किया और घर से जाने लगी। मेरी सास ने मुझे कहा कि बहू, जल्दी घर वापस आ जाना, तुम्हारे बगैर घर बहुत सूना सूना हो जाएगा। मैं तुम्हारे बगैर इस घर को नहीं देखना चाहती। मैंने अपनी सास को झूठ बोल दिया कि हाँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, पर उनको कुछ भी नहीं पता था कि मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। मैंने अपने कुछ कपड़े बैग में डाले और वहाँ से अपने घर आ गई। मुझे देखकर मेरी माँ खुश होने लगी, क्योंकि शादी के बाद मैं पहली बार ही अपने मायके गई थी। मेरे मायके के हालात बहुत बुरे थे, इसीलिए मैंने यह बात अपनी माँ से छुपाना मुनासिब नहीं समझा। मैंने अपनी माँ को बता दिया कि मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरी माँ को जैसे यकीन ही नहीं आया। मेरी माँ ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे पति से बात करूँगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हें घर से निकाल दे। ज़रूर इसमें तुम्हारी ही कोई गलती होगी। मेरी माँ सब कुछ समझ चुकी थी, पर मेरे पति ने मुझे बोला था कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं हर बात संभाल लूँगा, बस तुम मुझे माफ़ कर देना। अगर मैं तुम पर कोई इल्ज़ाम लगा दूँ या तुम्हें कुछ बुरा भला कह दूँ, मैं ये सब कुछ तुम्हें खुद से अलग करने के लिए ही करूँगा। मुझे अपने पति की हर बात मंजूर थी, इसीलिए मैं उसका दिया हुआ शर्ट अपने साथ ले आई और रात को उसे पहनकर सो जाती। एक दिन सुबह सवेरे ही मेरा पति मेरे मायके आ गया। उस वक्त मैं अभी सो ही रही थी। बाहर से मेरी सास और मेरी माँ दोनों के बोलने की आवाज़ें आने लगी। मेरी माँ बोल रही थी कि नहीं, मेरी बेटी पर सरासर इल्ज़ाम है, मेरी बेटी जैसी भी है वो बदचलन नहीं है। मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। आप लोग मेरी बेटी पर ऐसा घिनौना इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। मेरे पति की आवाज़ भी मुझे सुनाई दी, जो कि ये बोल रहा था कि अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो आप अपनी बेटी से जाकर पूछ लीजिए। जैसे ही मम्मी ने उन दोनों के साथ मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैं अपने पति का शर्ट जो उन्होंने मुझे दिया था और बोला था कि रात को तुम यही पहनकर सो जाया करना, वो शर्ट अभी उतार कर अपने बेड पर ही रखा था और अपने कपड़े पहने थे। तभी मेरी माँ, मेरी सास और मेरे पति के साथ मेरे कमरे में आ गई। उन लोगों ने बेड पर पड़े हुए उस शर्ट की तरफ देखा और मेरी सास मेरी माँ को कहने लगी कि अगर हम लोग झूठे हैं तो आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए कि उसके बेड पर ये किसका शर्ट पड़ा हुआ है, जो कि एक मर्द का है। मेरी माँ उस शर्ट की तरफ देखकर हैरान रह गई और मुझसे सवाल करने लगी कि ये किसका है। मेरे पास मेरी माँ को देने के लिए कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि मेरे पति ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तुम पर कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता हूँ। इसी तरह तुम्हारी जान मुझसे छूट सकती है और हम दोनों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है। मैंने उसको हाँ कर दी थी, इसीलिए मैंने अपनी माँ को कोई भी जवाब नहीं दिया और अपना सर झुका लिया। उसी वक्त मेरी माँ की तबीयत बिगड़ने लगी और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। मेरे पति ने मेरी माँ को अपनी गाड़ी में बिठाया और अस्पताल ले गए। मैं भी उनके साथ ही थी। डॉक्टर ने हमें बताया कि आपकी माँ को हार्ट अटैक हुआ है, जो कि किसी बहुत बड़े सदमे की वजह से लगा है। आपकी माँ का बचना अब काफ़ी मुश्किल है, बस आप उनके लिए दुआ ही कर सकती हैं, वरना हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। हम लोग 3 दिन तक अस्पताल में रहे थे और मेरा पति मेरे साथ खड़ा रहा। उसने अस्पताल का सारा खर्चा खुद ही दिया था, क्योंकि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे और ना ही हमारी इतनी हैसियत थी कि हम शहर के इतने बड़े अस्पताल का बिल दे सकें। 3 दिनों के बाद मेरी माँ को होश आया तो उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर थी और डॉक्टर ने हमें मुबारकबाद दी कि भगवान ने आपकी माँ को नई ज़िंदगी दे दी है। डॉक्टर ने मुझे कहा
कि आपके पति अगर विदेश से डॉक्टर ना मंगवाते तो शायद आपकी माँ बच नहीं पाती। मैंने दोनों हाथ जोड़कर अपने पति से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो आपकी ज़िंदगी से जाने का फ़ैसला किया। मेरे पति ने मुझे कहा कि आपको अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा पूरा हक है। मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि आप अपनी मर्ज़ी के बगैर मेरे साथ रहें। मेरे पति ने एक बड़ा सा बैग पैसों का भरा हुआ मेरे हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि ये पैसे आपके काम आ जाएंगे क्योंकि आपकी माँ की तबीयत अभी भी ख़राब है। मैं तलाक के कागजात आपको भिजवा दूंगा। मैंने अपने पति को इनकार कर दिया कि मुझे आपसे तलाक नहीं चाहिए। मेरे पति ने मुझे कहा कि आप एक बार और सोच लीजिए क्योंकि अगली बार आपको मुझसे अलग होने का शायद कोई भी बहाना ना मिल पाए। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे अब कोई बहाना चाहिए भी नहीं, मुझे आपके साथ ज़िंदगी गुजारनी है और मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। मैंने अपने सास से भी माफ़ी मांग ली और सारी बात बताई कि मैं कोई बदचलन लड़की नहीं हूँ। मेरे पति की उम्र मुझसे बड़ी थी, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था। मैंने अपनी सास से वादा कर लिया कि आज के बाद आपको और मेरे पति को मुझसे कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। मैं आप सबको खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगी। कुछ महीनों के बाद मैंने अपनी सास की ख्वाहिश भी पूरी कर दी जो कि वह चाहती थी। 9 महीने गुजर जाने के बाद जब भगवान ने मुझे चांद सा बेटा दिया तो हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। मेरे मायके वाले भी उस दिन हमारे ही घर आए हुए थे। भगवान का शुक्र है कि मेरा ससुराल बहुत ही अच्छा था जिसने मुझे माफ़ कर दिया और फिर से अपना लिया। अब हम सब घर वाले अपने छोटे से फूल जैसे बच्चे के साथ सारा दिन खेलते रहते हैं और सब बहुत खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।